जब इस बात पर सहमति बनी कि संविधान पर चर्चा की जाएगी, संसद में कोई हंगामा नहीं होगा, तो बड़ी खुशी हुई कि चलिए बहुत दिनों बाद लगातार हंगामे के बीच कुछ सकारात्मक चर्चा होगी संविधान पे, कुछ ज्ञानवर्धक बातें होंगी, संविधान को कैसे रचनात्मक तरीके से लागू किया जाए, इस पर बातचीत होगी। लेकिन जब चर्चा हुई तो चर्चा ने बड़ा निराश किया लोगों को। चर्चा में कहीं परिवारवाद आ गया, कहीं पे वॉशिंग मशीन आ गई, कहीं पे मनुस्मृति आ गया, तो चर्चा पूरा भटक गया। भटक इतना गया कि संविधान पे चर्चा कम, दूसरे मुद्दों पे चर्चा ज़्यादा होने लगी। आखिर राजनेताओं की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि संविधान जैसे संवेदनशील मुद्दे पर चर्चा करने से बचते हैं, या फिर इस मुद्दे पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं? आज आवाज़ अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ेंगे, वरिष्ठ पत्रकार जुड़ेंगे जो निष्पक्ष अपनी राय रखेंगे। उन सबसे आपका परिचय कराऊंगा। इससे पहले देखिए खास रिपोर्ट। 26 नवंबर को संविधान दिवस इस बार खास रहा क्योंकि संविधान को अंगीकार हुए 75 साल पूरे हुए। सरकार इस मौके को पूरे साल सेलिब्रेट करेगी। सेलिब्रेशन के 4 बिंदु होंगे: संविधान की प्रस्तावना, संविधान की जानकारी, संविधान का निर्माण और संविधान का वैभव। लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में संविधान पर चर्चा सेलिब्रेशन के बिंदुओं से भटक गई। संविधान के बहाने सत्ता पक्ष और विपक्ष ने एक दूसरे पर जमकर निशाने साधे। चर्चा की शुरुआत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जोर इस बात पर रहा कि संविधान किसी एक पार्टी की देन नहीं है। इसके बाद सत्ता पक्ष के सदस्यों ने 75 साल में नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक गिन गिनकर कांग्रेस की नाकामियां उजागर की। सबसे बड़ा हमला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर संविधान पर चलते तो नेहरू नहीं, पटेल देश के प्रधानमंत्री होते। उन्होंने कांग्रेस पर एक परिवार को मजबूती देने के लिए बार बार संविधान में संशोधन करने का आरोप लगाया। 1951 में जबकि चुनी हुई सरकार नहीं थी, उन्होंने ऑर्डिनेंस करके संविधान को बदला और किया क्या? अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला कर दिया गया। ये संविधान संशोधन करने का ऐसा खून कांग्रेस के मुंह लग गया कि समय समय पर वो संविधान का शिकार करती रही। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा में अपनी पारी की शुरुआत संविधान पर चर्चा से की, लेकिन उनका फोकस भी बीजेपी को घेरने पर ज्यादा था और संविधान के मूल प्रश्नों पर कम। प्रियंका ने कहा कि बीजेपी ने देश में नफरत का माहौल बना रखा है। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में संविधान और मनुस्मृति के बीच लड़ाई है। उन्होंने सावरकर को संविधान के खिलाफ बताते हुए बीजेपी से पूछा कि वो सावरकर के साथ है या संविधान के साथ। Mr. Savarkar has clearly stated in his writings that there is nothing Indian about our constitution. He has clearly stated that the book India is run by should be superseded by this book. And this is what the fight is about. Now, it's nice that all of you are so-called defending the Constitution. But I want to ask you, do you stand by your leader's words? Yes. Do you support your leader's words? Because when you speak in Parliament about protecting the Constitution, you are ridiculing Savarkar. You are abusing Savarkar. एक कहानी होती थी, अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक कदम आगे बढ़ते हुए सरकार पर आरोप लगाया कि अल्पसंख्यकों को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश हो रही है। हमारा सेकुलरिज्म हमें रिलीजियस इक्वलिटी का रास्ता दिखाता है।
यही न अर्थ इसका है। क्या इस पर सरकार अमल कर रही है? देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास चल रहा है। उन पर हो रहे अत्याचार प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। उनकी संपत्ति को लूटा जा रहा है, हत्याएं की जा रही हैं, घर तोड़े जा रहे हैं, उनके पूजा स्थलों पर कब्जा प्रशासन की मदद से किए जा रहे हैं। अगर ये धर्मनिरपेक्षता, तो धर्म शासित राज्य की क्या परिभाषा है? विपक्ष के ज्यादातर नेताओं ने संविधान पर चर्चा में मोदी सरकार को घेरा। जेएमएम के विजय हांसदा ने ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया तो एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने मस्जिदों में मंदिर खोजने पर सवाल उठाए। आज आप देख रहे हैं कि मुझसे पूछा जा रहा है कि 500 साल पहले तुम्हारी मस्जिद थी नहीं थी? ख्वाजा अजमेरी की दरगाह कह रहे नहीं है। अरे सर, अगर मैं इस पार्लियामेंट में खोद दूं, इसमें गड़ा कर दूं, तो खाने जहां का हिस्सा मिलेगा तो मेरी हो जाएगी ये। आज हमारे वहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को 5 महीना आप लोगों ने जेल भेजा, यही संस्थान का दुरुपयोग करते हुए 5 महीना उन्हें जेल के अंदर भेजा गया। आप ये कह रहे हैं कि इमरजेंसी के समय में क्या हुआ? इमरजेंसी वाली स्थिति आप लोग अभी बना के रखे हुए हैं। इमरजेंसी की स्थिति आप लोग अभी बना के रखे हुए हैं। सवाल यह है कि संविधान के 75 साल पूरा होने के मौके पर भी संसद में सियासी घमासान क्यों देखने को मिला? क्या आज तक संविधान में जो भी संशोधन हुए सब सियासी मकसद से हुए? क्या राजनीतिक पार्टियां अपने हितों के हिसाब से संविधान की व्याख्या करना चाहती हैं? सवाल तो ये भी है कि क्या संविधान कोई जड़ दस्तावेज है कि संविधान पर हमले और संविधान की सुरक्षा के नाम पर सियासत की जा रही है? बस इस चर्चा में इन्हीं सारे सवालों को ढूंढने की कोशिश करेंगे और चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं विशेष मेहमान। बीजेपी के प्रवक्ता तुहिन सिन्हा साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता चरण सिंह सापरा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर रवि रंजन थोड़ी देर में जुड़ेंगे हमारे साथ, सत्य हिंदी के फाउंडर आशुतोष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। और सबसे पहले मैं तुहिन सिन्हा साहब आपके पास जाऊँगा, चूँकि ये एक बड़ा मौका है संविधान पर चर्चा करने का। चर्चा अभी भी चल ही रही है और जब चर्चा की शुरुआत हुई थी या फिर सहमति बनी थी तो बड़ी उम्मीदें जगी थी। और चर्चा के दौरान खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपनी बातें रखी तो बड़ा अच्छा लगा। आधे से ज़्यादा हिस्सों में उन्होंने काफ़ी तार्किक बातें की, काफ़ी रचनात्मक बातें की। लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपना भाषण खत्म करने की तरफ बढ़ा तो मामला फिर जाकर राजनीति पर अटक गई। जब वो कहते हैं कि संविधान पर चलते तो नेहरू नहीं पटेल प्रधानमंत्री होते, जब वो कहते हैं कि कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान का खिलवाड़ करने का लहू उनके मुंह में लग गया था, अगली पीढ़ी भी इसी खिलवाड़ में जुटी हुई है। वित्त मंत्री साहिबा कहती हैं कांग्रेस पार्टी परिवार और वंशवाद की मदद करने के लिए बेशर्मी से संविधान में संशोधन करती रही। मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों को अवॉइड किया जा सकता था क्या? जब हम रचनात्मक और एक सकारात्मक बहस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं तो इस तरह के आरोप लगाना जानबूझ के इस पूरे डिबेट को एक दूसरी दिशा में ले जाने के लिए है। तुहिन सिन्हा साहब। नमस्ते लक्ष्मण जी, सबको नमस्ते। देखिए, जब आप एक खुला डिबेट करते हैं तो सत्य को स्वीकार करना उसका प्रथम उद्देश्य होता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी स्पीच में पिछले 75 वर्ष की यात्रा का उल्लेख किया संविधान का, और ऐसी यात्रा में ये सच है कि कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो आज भी हमें शर्मसार करती है। इमरजेंसी सबसे बड़ी ऐसी घटना थी। शाहबानो का केस इसी प्रकार का घटना था। तो आप इन बातों से बचकर एक समग्र डिबेट नहीं कर पाएंगे। और आज की तारीख में जब कांग्रेस जो सबसे बड़ा नुकसान कर रही है संविधान के स्पिरिट का, ये भ्रम फैलाकर कि संविधान खतरे में है, जबकि खतरे में जब भी उनसे पूछा गया है कि कैसे खतरे में है तो वो बता नहीं पाते हैं। तो इस बात को स्वीकार करना कि अगर पिछले 75 वर्ष में संविधान के विरुद्ध कुछ कार्य हुए हैं तो हर बार वो हरकत कांग्रेस पार्टी के द्वारा हुई है, ये समझना देश को बहुत जरूरी है। और ऐसे में देखिए, हमने तो नहीं कहा था संविधान पर डिबेट करिए। पूरे लोकसभा में जिस प्रकार से इन्होंने जनता को भ्रमित किया, जिस प्रकार से झूठ फैलाया कि संविधान खतरे में है, रिजर्वेशन खतरे में है, हमने इनके ललकार को स्वीकार किया। ऐसे में इनको जो है कुछ अशोभनीय बातों से
आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बल्कि इनको आत्म मंथन करना चाहिए, निरीक्षण करना चाहिए कि आइंदा जो है हम पर उंगली उठाने के पहले ये अपने गिरबान में झांक कर देखे। बिल्कुल आपने सही कहा, कुछ अशोभनीय बातों से उनको आपत्ति नहीं करनी चाहिए। तो मतलब आप भी मान रहे हैं कि अशोभनीय बातें थी जो कही गई? नहीं, अशोभनीय हरकतों का उल्लेख हमने किया, मैं वो बता रहा हूं आपको। मैं आपको और भी कुछ गिनाता हूं, हरकतों का उल्लेख करना समझ नहीं पा रहे हैं तो चलिए मैं आपको चार पांच और इंस्टेंसेस आपको गिनाता हूं। बहारुल इस्लाम जो है वो एक ऐसे व्यक्ति थे। बोलिए, अपनी बात पूरी करिए जी सिन्हा साहब। नहीं, मैं वही कह रहा हूं कि अगर आप नहीं समझ पाए हो तो मैं 4-5 इंस्टेंसेस और गिनाता हूं आपको। बहारुल इस्लाम एक ऐसे व्यक्ति थे जो जब कांग्रेस पार्टी को मन करता था उनको जज बनाया जाता था, जब वो जज के पद से बाहर होते थे उन्हें राज्यसभा भेजा जाता था, फिर वो राज्यसभा से बाहर होते थे, फिर उनको जज बनाया जाता था, फिर वो कार्यकाल खत्म होता था, वापस उनको लोकसभा लड़ाया जाता था। तो जुडिशरी और लेजिस्लेटर के बीच में इस प्रकार से कांग्रेस ने सारे जो भेदभाव हैं वो समाप्त किए थे। ये लोग सावरकर के खिलाफ अनाप शनाप बोलते हैं। आपको याद होगा 2011 में इन्होंने एक ऐसे भयावह बिल को लाने की कोशिश की थी, कम्युनल वायलेंस बिल, जिससे ज्यादा कम्युनल आज तक कुछ नहीं हो सकता है, जिस पर पूरा दारोमदार हिंसा, चाहे जिसने भी किया हो, हिंसा का पूरा दारोमदार एक समुदाय पर, बहुसंख्यक समुदाय पर ठहराया जा रहा था। उसको हमने रोका था। तो सबसे बड़ा तो जो राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 15, उसका उल्लंघन उस कम्युनल वायलेंस बिल से होने वाला था। तो ऐसे तमाम मैं इंस्टेंसेस बोल रहा हूं, अशोभनीय हरकतें इन्होंने की। अगर हम उसका उल्लेख कर रहे हैं तो इनको घबराना नहीं चाहिए, इनको उत्तर देना चाहिए या आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, कहना चाहिए कि भविष्य में ये लोग ऐसी गलतियां नहीं दोहराएंगे। ठीक है, चरण सिंह सापरा साहब, 2-3 बातें जो सिन्हा साहब की बातों से निकल कर आई। पहली बात कि आप लोग बार बार कहते हैं संविधान खतरे में है, और जब पूछा जाता है कि संविधान खतरे में है कैसे, तो आप लोग बता नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़ें कि आप लोगों ने ललकारा, क्या जानबूझ के ललकारा कि संविधान पर डिबेट के बहाने कम से कम अपनी बात तो रखूंगा और फिर हम वॉशिंग मशीन की बात करेंगे, प्रधानमंत्री के वेश बदलने पे बातचीत करेंगे, संविधान पर डिबेट कम करेंगे, राजनीतिक पटाक्षेप या आरोप प्रत्यारोप ज़्यादा करेंगे? देखिए लक्ष्मण जी, संविधान खतरे में इसलिए कहा जाता है जब भारतीय जनता पार्टी के जो ऑफिशियल उम्मीदवार हैं लोकसभा के, वो ये कहते हैं कि 400 पार होगा तो हम संविधान बदल देंगे। ये तो सारी दुनिया ने देखा है, एक नहीं 4-4, 6-6 उम्मीदवारों ने ये बात कही थी। उसमें से एक आध जो उम्मीदवार थे वो जीत करके भी आए हैं। ये हमने नहीं कहा, बीजेपी के नेताओं ने कहा है। इसलिए हम कहते हैं कि संविधान खतरे में है। हम इसलिए कहते हैं कि संविधान खतरे में क्योंकि इनका इतिहास जो है, इनके पूर्वजों का इतिहास, ये अभी कह रहे थे कि वीर सावरकर पर अनाप शनाप इल्जाम लगाते हैं। भाई राहुल गांधी जी ने तो पार्लियामेंट के अंदर पढ़ के बता दिया ना कि वीर सावरकर जी ने कहा था देयर इज नथिंग इंडियन इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन। बार बार इनके जो पूर्वज रहे हैं या जो इनके क्या कहते हैं मार्गदर्शक मंडल के लोग रहे होंगे, ये हमेशा विरोध करते रहे हैं। ऑर्गेनाइजर ने भी एक बार नहीं अनेकों बार छापा है कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, संविधान का विरोध करते रहे ये लोग। 52 वर्षों तक तो ये तिरंगे का अपमान करते रहे। आरएसएस के हेडक्वार्टर पर नागपुर में इन्होंने तिरंगा नहीं लगाया, फिर 2002 में जब कोर्ट का ऑर्डर हुआ तब ये तिरंगा लहराने लगे हैं। इसलिए हम कहते हैं कि संविधान खतरे में। और क्यों ना कहा जाए संविधान खतरे में, जब भूमि अधिग्रहण बिल जिस तरह से आया, या फिर नोटबंदी का यूनिलैटरल डिसीजन जो हुआ था, या फिर उसके बाद में अनेक सारी जो हरकतें हुई, जो किसानों के काले बिल आए जिसमें किसानों को 1 साल तक बैठना पड़ा धरने पर दिल्ली में, 750 किसानों की मृत्यु हुई, उनको कभी खालिस्तान कभी देशद्रोही कहा गया। क्या वो संविधान के तहत कहा गया था? लखीमपुर खीरी के अंदर अगर किसानों को एक मंत्री पुत्र ने अपनी जीप के टायरों तले रोंद दिया तो क्या वो संविधान के तहत था? फिर वो मंत्री पुत्र बाहर भी आ गया है। तो ये सारी चीजें जो है विपक्ष जब उठाता है तो निश्चित रूप से विपक्ष का ये दायित्व होता है लोकतंत्र के अंदर कि हम बताएं सत्ताधारी पक्ष को कि आप संविधान के खिलाफ जा रहे हो, आप संविधान को तार तार कर रहे हो। आज इतना ही नहीं, एक मिनट तोहिन सिन्हा साहब, आपने जो पूछा कि संविधान खतरे में है, इस बात का जवाब कांग्रेस देती नहीं। ये तो आपके सामने कई सारे एग्जाम्पल रख दिए। क्या एग्जाम्पल रखा? 700 जो ये नंबर लेके कोट करते हैं, इनके पास आंकड़ा नहीं है, तो जबरदस्ती कहते थे कि डिमोनेटाइजेशन में सैकड़ों लोग मरे हैं।
देखिए ये लोग झूठ बोलते हैं और इसीलिए इनको सजा जो है इलेक्शन में मिल जाती है। अगर अभी हरियाणा में जो है इतने सारे किसान के विषय अगर होते, अगर इनकी बातों में सच्चाई होती तो हरियाणा में ये रिजल्ट आता 10 साल के बाद। अग्निवीर को लेकर इन्होंने जो झूठ और भ्रम फैलाया है, अग्निवीर के विषय तक में इन्होंने जातीय, मैं इसका भी एक तरह से जो है जातीय वैमनस्य जो है घोलने की कोशिश की है। क्या कहा था राहुल गांधी ने चुनाव के समय 2024 मई 12 या 13 तारीख को उन्होंने एक इतनी घटिया बयान दी थी। उन्होंने कहा था कि अग्निवीर स्कीम ही इसलिए लाया गया है ताकि ऊंची जाति वाले लोग जो है वो अफसर बन पाए और पिछड़ी जाति वाले लोग अग्निवीर बन पाए। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने भी उनको आगाह किया था कि ऐसे घटिया बयान आप नहीं दे। तो ये तो इनकी असलियत है और ये हमें लेक्चर देते संविधान पर। हाँ, संविधान में कुछ त्रुटियां थी। आर्टिकल 370 को निरस्त करना बहुत आवश्यक था। आर्टिकल 370 नहीं बोल रहा था, आर्टिकल 370 को निरस्त करना आवश्यक था क्योंकि उस आर्टिकल के वजह से कश्मीर का जो है एक संपूर्ण विलय कभी हो नहीं पा रहा था भारत के साथ। हमने आर्टिकल 370 को निरस्त किया। अब ये बताएं कि आर्टिकल 370 को निरस्त करना संवैधानिक था या असंवैधानिक था। इसमें जो है इनकी भारत के प्रति जो इनकी कमिटमेंट है वो स्पष्ट हो जाएगी। यूसीसी हमारी कमिटमेंट, हम उसको लाएंगे। भीमराव अंबेडकर साहब भी चाहते थे कि यूसीसी आए देश में। तोहिन साहब एक मिनट सापरा साहब से कमेंट लेते हैं, फिर आपके पास। हाँ, सापरा साहब बताएं, आप अपनी बात रखिए क्योंकि हमारे पास 3 विशेष मेहमान जुड़े हुए हैं। रवि रंजन है हमारे साथ, आशुतोष जुड़े हुए हैं, रामकृपाल जी जुड़े हुए हैं, उनसे ही बातचीत करूंगा। अपनी बात जल्दी से रख लीजिए सापरा साहब। लक्ष्मण जी, इन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता ने क्या कोशिश की, चुनाव जीते हैं तो उसको एक रेफरेंडम के आधार पर ये पेश करना चाह रहे हैं। मैं उनको 2-3 उदाहरण देना चाहूंगा। 1989 में जब वीपी सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया था, उसके बाद में वीपी सिंह चुनाव हारे थे कि नहीं हारे थे? फिर वो क्या रेफरेंडम क्या था, वो मंडल कमीशन के खिलाफ में था क्या? और अगर इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी लगी थी तो इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी जी इमरजेंसी के बाद का चुनाव हारी भी और 2 साल के बाद में 1980 में चुनाव जीती भी। तो क्या कहें कि इमरजेंसी का विषय अब भारतीय जनता पार्टी ने या किसी ने चर्चा नहीं करना चाहिए? अभी आपने 370 की बात की है, जहां से आपने 370 निकाला है, उस कश्मीर के अंदर तो आपने लोकसभा में एक भी उम्मीदवार नहीं दिया। आपने विधानसभा में भी वहां पर 2-4 छुटपुट कहीं उम्मीदवार नहीं दिए। 370 को आपने पूरे देश के अंदर वापरा अपनी वोट हथियाने के लिए, वोटों की खेती करने के लिए। लेकिन जहां पर 370 का ताल्लुकात है वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार नहीं दिए। तो ये आपका दोहरा चेहरा है, आपका दोगलापन है। यही दोगलापन जो है राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के नेता पार्लियामेंट में एक्सपोज कर रहे हैं। आपने जो बात कही है उस पर तोहिन सिन्हा साहब भी कमेंट कर। हाँ, 30 सेकंड से ज्यादा मत लीजिएगा तोहिन साहब, 2-3 लोग और वेट कर रहे हैं। 20 सेकंड। देखिए, अभी आपने इनको दोबारा मौका दिया कश्मीर के विषय पर। ये कह रहे हैं कि हमने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, ये असंवैधानिक हो गया। अरे आप थोड़ा समझ कर आइए ना, आप क्या डिबेट कर रहे हैं? मैंने कहा कि क्या आप सपोर्ट करते हैं आर्टिकल 370 का निरस्तीकरण? अरे आप समझ के आइए, आप समझ के आइए। आप 370 के आधार पर वोट मांगते हैं। मैंने ये कहा कि 370 जहां का विषय है वहां पर तो आपने एक भी उम्मीदवार नहीं दिया भाई, एक भी उम्मीदवार नहीं दिया। दम नहीं है। आप 370 के आधार पर पूरे देश में राजनीति करना चाहते हो। डिबेट मत करिए, कम से कम आप अपने लॉजिक का प्रयोग करिए। आपको समझ नहीं आ रही है, आपको समझ नहीं आ रही है। सापरा साहब 2 मिनट, आप सापरा साहब और तोहिन साहब 1 मिनट आप लोग शांत हो जाइए। मैं रामकृपाल जी के पास जाऊंगा। रामकृपाल जी, ये संविधान पे जब चर्चा की बात हुई तो आपने चर्चा सुनी सदन के दोनों सदनों में, कैसा लगा आपको? रामकृपाल जी, मैंने पूरी चर्चा सुनी है और कैसा लगा तो ये मैं क्या बताऊं आपको, उससे क्या हुआ ये तो मैं कह सकता हूं, लगा तो खैर छोड़िए। देखिए, जो मुद्दे अभी उठाए जा रहे हैं चर्चा में दोनों पार्टियों की तरफ से, यही मुद्दे सदन में भी उठाए गए थे और ये तमाम मुद्दे पूरे लोकसभा चुनाव में भी उठाए गए थे। उसमें कोई नई बात नहीं थी। जितने आरोप प्रत्यारोप हुए सब पहले से हैं और पब्लिक डोमेन में है और हमेशा से चलते रहे हैं, तो कोई नई बात नहीं थी। इस संविधान की सफलता यह है, मैं तो ये कहूंगा, संविधान ने संसद की आबरू रख ली। कम से कम संविधान के नाम पे ये लोग इकट्ठा तो हुए, संसद तो चली। ये संविधान पर जो बहस का अगर सबसे बड़ा पॉइंट यही है, उसकी सफलता यही है जो कि संसद में होना चाहिए कि चाहे आप जितने भी विवाद करें लेकिन संसद के अंदर करें। तो मैं समझता हूं कि ये चर्चा इस मामले में सफल रही। कम से कम उसने सड़क
जो बहस सड़क और संसद के बाहर होती थी उसको उसके भीतर किया। ये मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अभी मानता हूं कि कम से कम इसी बहाने संसद चलेगी। तो संविधान ने दोनों पार्टियों बिल्कुल, को कम ठीक से कम संसद के अंदर बिठाया। दूसरी बात, ठीक है आशुतोष जी, मुझे ये उम्मीद, एक मिनट सर, मैं आपके पास रामकृपाल साहब आपके पास आऊंगा फिर से। मैं आशुतोष जी हमारे साथ हैं काफ़ी देर से इंतजार कर। आशुतोष जी, इस चर्चा के दौरान मुझे लगा कि हर पार्टी को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है और हर पार्टी एक दूसरे के इतिहास को कुरेदने में लगी हुई थी और यहाँ पे जो तथ्य थे जाहिर तौर पर ज़्यादा दिनों तक शासन कांग्रेस ने किया तो कांग्रेस को ज़्यादा झेलनी पड़ी। देखिए लक्ष्मण जी, मैं गोलवलकर जी की किताब को हमेशा अपने साथ रखता हूं और उसको काहे बगाए में पढ़ता भी रहता हूं। मुझे जो चीज सबसे अच्छी लगी है वो ये कि जिन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए, जिन्होंने भारत के संविधान को स्वीकार नहीं किया, जिसके बारे में कहा कि इसमें तो भारत की आत्मा नहीं है और इसको हिंदू कभी स्वीकार नहीं करेंगे, जो अपशकुन है, आजादी के 75 साल के बाद अब कम से कम वो इस बात के लिए विवश और मजबूर हैं कि भारत के संविधान की कस्में खाएं और दूसरों के बारे में ये कहें कि तुम भारत के संविधान को नहीं मानते। ये मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है भारत के संविधान की। और किन लोगों ने भारत के संविधान का अपमान किया था, किन लोगों ने बाबा साहब अंबेडकर के पुतले जलाए थे, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, सब जानते हैं इसको। यहां तक कि सन 2000 में जब आरएसएस के प्रमुख के सुदर्शन से पूछा गया आपको भारत का संविधान मंजूर है, अभी गूगल करिए आपको पता चल जाए, बोला नहीं मंजूर है, दिस हैज टू बी स्क्रैप्ड। ये सब ऑन रिकॉर्ड है, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री का हिस्सा है। अब चलिए, भारत के संविधान को मान रहे हैं, कह रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएं तो इस संविधान को नहीं बदल सकते। तो ये भारत की संसदीय व्यवस्था की, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की, भारत के संविधान की सबसे बड़ी जीत है कि जिन्होंने भारत के संविधान को ठुकराया आज उसको सिर माथे पर लगाने के लिए मजबूर। पहली बात। दूसरी बात, नेहरू ने अगर भारत के प्रधानमंत्री थे। आशुतोष जी एक मिनट, चूंकि पहली बात आपने कह ली है तो मुझे लगता है कि तोहिन सिन्हा साहब से रिएक्शन ले ही लिया जाए। ये जरूर इस पे बोलना चाहेंगे कि एक ऐसा दल जो संविधान को बहुत ज्यादा, बिल्कुल लूंगा, आपके पास आऊंगा। मैंने बीजेपी का और आरएसएस का नाम नहीं लिया, नहीं आपने नाम नहीं लिया, लेकिन मैं रिएक्शन उनका इसलिए लूंगा चूंकि ये मुद्दा खड़गे साहब ने भी उठाया कि आरएसएस इस संविधान को लाइक नहीं करता था। लक्ष्मण जी, नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल, ये किताब मेरे पास पड़ी हुई है, ये सब डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री का हिस्सा है। ठीक है, नहीं हमारे तोहिन सिन्हा साहब भी बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उन्होंने खुद किताबें कई सारी लिखी हैं, तो उनसे भी रिएक्शन लेना बनता है। तोहिन सिन्हा साहब, आशुतोष जी 1 मिनट में आ रहा हूँ आपके पास, 5 सेकंड आप दे दीजिए। देखिए, इसमें तो यहाँ तक कहा गया कि 1935 में जब आरएसएस के 1 मिनट तोहिन साहब को बोले, तोहिन साहब 1 मिनट रुक जाए, इनको बोल, आशुतोष जी को बोल। हेडगेवार जी ने कहा था कि ब्रिटिश शासन इज एन एक्ट ऑफ प्रोविडेंस और हमने उनसे संगठन सीखा है। ये हेडगेवार ने 1935 में अपने 10वें वर्षगांठ से किया था। टाइम्स ऑफ इंडिया ने 10 अक्टूबर 1935 को रिपोर्ट किया अपने पेज नंबर 10 पे। तो एक्ट ऑफ प्रोविडेंस था, ब्रिटिश अंग्रेजों का शासन भारत के ऊपर, उनसे सीखने की जरूरत थी। ये हेडगेवार कहते हैं, आरएसएस प्रमुख कहते हैं, आज तक इसका डिनायल नहीं आया है। ठीक है, बस 1 मिनट तोहिन साहब। देखिए 2010 में जब 60 वर्ष पूरा हुआ था संविधान का, तो कहीं दूर दूर तक कोई डिस्कशन नहीं चल रहा था संविधान के ऊपर। एक ही व्यक्ति ने, नरेंद्र मोदी जी जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक ही व्यक्ति ने मुनासिब समझा कि संविधान के 60वें वर्ष के पूरे होने पर इसको मनाया जाए, इस सेलिब्रेशन हो और इसकी अवेयरनेस जो है, संविधान की अवेयरनेस और संविधान के मूल्यों की अवेयरनेस जो है पूरे समाज में फैलाई जाए। तो आप अगर चयनित तौर पर, सिलेक्टिव तौर पर किसी और कॉन्टेक्स्ट में आप कोट करेंगे, देखिए बेहतर हर संविधान हो सकता है, इसीलिए 126 संशोधन हुए, इसीलिए इतने सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं। लेकिन जो पार्टी ने इन अमेंडमेंट्स को जो इमरजेंसी के दौरान किस तरह के अमेंडमेंट्स हुए थे और किस प्रकार से अदालत का, जुडिशरी का गला घोटा गया था, यह भी हमने देखा है। इसीलिए अगर आपको तुलना करना है 2010 मतलब आप पिछले 15 साल पीछे चल जाइए, वहां कौन सा डिबेट चल रहा था?
क्या 60 वर्ष या 50 वर्ष जब हो रहे थे उस वक्त कांग्रेस को आगे आकर नहीं सेलिब्रेट करना था, अवेयरनेस नहीं बनाना था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में? तो सिलेक्टिवली कोट करके आरएसएस लीडर्स को आप, मुझे नहीं लगता है कि आप कोई पॉइंट स्कोर कर पा रहे हैं। आशुतोष जी कुछ जोड़ना है कि मैं आगे बढ़ूं? हाँ बोलिए। लक्ष्मण जी, जो बातें मैंने कही हैं वो इतिहास का डॉक्यूमेंट है, और सिलेक्टिवली नहीं। आरएसएस ने कभी भी भारत के संविधान को स्वीकार नहीं किया था, और उसके बाद 1993 में रज्जू भैया राजेंद्र सिंह ने, जो आरएसएस के चौथे प्रमुख थे, उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस पे बाकायदा लेख लिखकर यह कहा था कि भारत का संविधान बदला जाना चाहिए। और तो और लेटेस्ट मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन विवेक देबरॉय ने मिंट में आर्टिकल लिख के कहा था कि भारत को नया संविधान चाहिए। तो ये सेलेक्टिव नहीं है, यही आरएसएस का स्वरूप है। और बीजेपी ने जिस इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को एक्सेप्ट किया है, उस इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में दीनदयाल उपाध्याय ने स्पष्ट तौर पे कहा है एक रवि रंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संविधान की बात है, धर्मराज ठीक की बात है, मैं इस पे आऊंगा, इस बात पे आऊंगा। रवि रंजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं लंबे समय से, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। रवि रंजन, आपने काफ़ी लंबे समय से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को देखा है, पढ़ा है, और बार बार जितने भी इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुए हैं उसको भी बारीकी से आपने उसका रिसर्च किया हुआ है। आपको क्या लगता है संविधान के 75वें वर्षगांठ पे आज जिस स्वरूप में चर्चा होनी चाहिए थी, चर्चा वहाँ पे हो रही है, या फिर बिल्कुल अपने ज़रूरत से भटक गई है ये चर्चा? देखिए, ये जो चर्चा अभी संविधान पे हो रही है सदन के दोनों, पार्लियामेंट के दोनों सदनों में, ये अच्छी बात है। मैं एक चीज पहले कह देना चाहता हूं कि जो भारत का संविधान है, दुनिया के बाकी संविधानों की तरह बहुत सारी खासियत है, और भारत का संविधान एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। लिविंग डॉक्यूमेंट इसलिए है कि इसमें आप समय के हिसाब से अमेंडमेंट कर सकते हैं, और ये अच्छी बात है कि पक्ष विपक्ष दोनों ने यह तय किया कि 75वें साल में संविधान कितना काम कर रहा है, कितना इसमें बदलाव की जरूरत है, इस पे चर्चा की जाए। दुख इस बात से है कि जो संविधान के पार्ट्स हैं, जैसे फंडामेंटल राइट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, इन चीजों पे ना बहस करके यह एक बड़ा ही राजनीतिक बहस हो रहा है, जो एक पार्टी दूसरे पार्टी को टारगेट कर रही है। तो मुझे लगता है कि जो एक अवलोकन होना चाहिए 70-75 साल के बाद, जो हमारा एक अवलोकन होना चाहिए कि लोकतंत्र किस तरीके से काम कर रहा है। चूंकि संविधान हमारे यहाँ लोकतंत्र में राज्य और जनता के बीच के संबंधों को डिफाइन करता है, उसको एक तरीके से डिफाइन करता है कि जनता राज्य से अपना राइट्स मांगती है, और किस तरीके से राज्य जनता को एक सिटीजन के रूप में उन राइट्स को प्रोवाइड कराता है या उनकी मदद करता है। तो ऐसी स्थिति में हमें बहुत सारे ऐसे सामाजिक, आर्थिक और बाकी मुद्दे हैं जिनको अगर ध्यान रख के संविधान में कहाँ कहाँ कमी रह गई या कहाँ हमें लगता है कि वहां जोड़ने से फायदा होगा, उस पर अगर कंस्ट्रक्टिव बहस होता तो यह बहस ज्यादा अच्छी होती और इससे बहुत लोगों का फायदा होता। बिल्कुल, ये कंस्ट्रक्टिव बहस होता तो ज़्यादा अच्छा होता। चरण सिंह सापरा साहब, ये कंस्ट्रक्टिव बहस में कांग्रेस क्यों नहीं सकारात्मक रुख अपना रही है, और उल्टे कांग्रेस को ही इसमें फंसना पड़ता है? क्योंकि चाहे इमरजेंसी के टाइम में संविधान संशोधन की बात हो, पहले संविधान संशोधन की बात हो, जब भी ऐसे ऐसे संविधान संशोधन किए गए जिसको संविधान पर हमला माना गया, वो सारे संविधान संशोधन तो कांग्रेस के शासन में किए गए थे। देखिए, अभी कहा गया कि ये जो है हमारा संविधान जो है ये एक लाइव डॉक्यूमेंट है, इसमें संशोधन होते रहते हैं। संशोधन कांग्रेस के समय में भी हुए, इनके समय में भी हुए और हो रहे हैं। अभी दरअसल बात ये है कि लेकिन ये संविधान, ये संशोधन राजनीतिक हितों के लिए, व्यक्तिगत हितों के लिए नहीं होना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने कल कहा भी बड़ी अच्छी बात कि हमने भी संशोधन किए, डंके की चोट। किसके व्यक्तिगत नहीं, किसी के व्यक्तिगत हित नहीं है। आप प्लीज सर्टिफिकेट मत दीजिए, मैं आपको बताता हूं रोज किस तरह से तार तार हो रहा है। जो आरोप लग रहा है उसकी बात कर रहा हूं। जस्टिस नहीं, एक मिनट, ना आरोप आप मेरे पे आरोप मत लगाइए, मैं उत्तर दे रहा हूं। शेखर कुमार यादव जो जस्टिस है, उन्होंने क्या कहा, एक लोगों को संबोधित करते करते उन्होंने क्या कहा, वो तो कस्टोडियन है ना कॉन्स्टिट्यूशन के। उन्होंने क्यों कॉन्स्टिट्यूशन को तार तार किया, और आज हुआ क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनको शरेआम हाउस के अंदर खड़े होकर के उनको सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी सपोर्ट करते हैं। होता क्या है, जब बार बार हम देखते हैं कि संविधान को किस तरह से तार तार किया जाता है, संविधान की हत्या किस तरह से हो रही है, खुलेआम हत्या हो रही है,
तो निश्चित रूप से विपक्ष उसकी बात करेगा। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है, वो अतीत में चली जाती है क्योंकि वर्तमान पर बात नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी उस जस्टिस के बारे में कोई बात नहीं करेगी। उस जस्टिस के खिलाफ कॉलेजियम ने कल उनको बुलाया भी हुआ है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी उसको मदद करेगी, सपोर्ट करेगी, लेकिन संविधान को किस तरह से सुरक्षित रखना है इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं करेगी। जब हम इस तरह का माहौल देखते हैं, जब हम ये देखते हैं कि बिल्किस बानो के आरोपी जो छूट के आते हैं उनको हार पहनाए जाते हैं, लड्डू खिलाए जाते हैं, जब ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी जंग जीत के आए। और आज 16 दिसंबर जो जंग जीतने का दिन था, आज जो बांग्लादेश के खिलाफ में हम लड़े थे और इंदिरा गांधी जी की जो संकल्पना थी और जनरल मानेकशॉ और जनरल JS अरोरा जी ने जो करतब किए थे, आज उसका जिक्र नहीं करती है सरकार, पार्लियामेंट में उसका जिक्र नहीं होता है और उस दिन के बारे में कोई उल्लेख नहीं होता है। क्यों? वो कांग्रेस के समय में हुआ। जब हम देखते हैं कि इस तरह की बातें होती हैं, तब निश्चित रूप से विपक्ष जो है वो अपना रोल अदा करता है। विपक्ष इन बातों को उजागर करता है कि आप देखिए किस तरह से अपने हितों को साधने के लिए आप संविधान को तार तार कर रहे हो। ये आज भी हो रहा है। आज पार्लियामेंट में खड़े होकर के क्यों नहीं बांग्लादेश की बात की? भाई कांग्रेस को क्रेडिट छोड़ दीजिए, इंदिरा गांधी जी को क्रेडिट छोड़ दीजिए। आपने उस फोटो को, जो फोटो को हटाया गया है म्यूजियम से, उस फोटो को हटा करके आपने फील्ड मार्शल मानेकशॉ का अपमान किया, जनरल JS अरोरा का अपमान किया, वहां पर चंदूर जी का, उन्होंने ब्रिगेडियर साहब का आपने अपमान किया। तो ये तमाम सारी चीजें जब हम देखते हैं कि इतिहास तार तार हो रहा है, संविधान तार तार हो रहा है, तो विपक्ष का ये दायित्व बनता है। जनता ने हमको ये दायित्व दिया विपक्ष में बैठने का और सरकार को हमको उनकी गलतियां बताने का, हम गलतियां बता रहे हैं। ठीक है, तो इन सिन्हा साहब, इनको विपक्ष को अधिकार है कि सरकार की गलतियां बताएं और किस तरह से संविधान तार तार हो रहा है, इसके उदाहरण भी दिए इन्होंने। देखिए, आज विजय दिवस है और वाकई आज वो दिन है जब हमें जो है अपने वीर योद्धाओं का, सैनिकों का, एयरफोर्स का नमन करना चाहिए। ठीक है, तो मैं अपेक्षा कर रहा था कि प्रियंका गांधी को कोई टी शर्ट पहनना ही था तो विजय दिवस का टी शर्ट पहन कर आती। आज अगर कोई टी शर्ट पहनना ही था तो संविधान के संस्थापक, आज संविधान का डिबेट चल रहा है राज्यसभा में, भीमराव अंबेडकर जी का टी शर्ट पहन कर आती। कौन सा टी शर्ट पहन कर आई है? पैलेस्टीन। ओनली कम्युनल वर्चुअल सिग्नलिंग से ये कांग्रेस पार्टी ऊपर नहीं उठ पा रही है। राहुल गांधी के स्पीच में अगर सावरकर को क्यों इन्होंने दुत्कारा, वो भी इनकी कम्युनल वर्चुअल सिग्नलिंग थी। संभल से प्रियंका गांधी ने संभल से शुरुआत की। क्यों? संभल में अगर 5 ऐसे लोगों की हत्या हुई, 5 ऐसे लोग की मृत्यु होती है जिनके पास पाकिस्तान मेड एम्यूनेशन पाए जाते हैं, तो क्या वो संविधान का उल्लंघन होता है? क्या कानून व्यवस्था आज ठप होने दे हम? देखिए, ये लोग जो हैं कम्युनल वर्चुअल सिग्नलिंग से ऊपर उठ नहीं पा रहे। इनके अंदर एक नशा है कि कैसे जो है एक अपनी माइनॉरिटी वोट बैंक की राजनीति को थामे रखें। कॉन्स्टिट्यूशन से इनका कोई मतलब नहीं है, हमने पूरे डिबेट में देख लिया। सप्रा साहब, छोटा सा कमेंट। मैं इनका एक छोटा सा उत्तर, हाँ प्लीज। नहीं, इन्होंने फिलिस्तीन की बात की, वो जो बैग टी शर्ट की बात नहीं है, वो बैग लगाया हुआ था प्रियंका गांधी जी ने। मैं इनको बता दूं, शायद ये पढ़ के नहीं आए या देख करके नहीं आए हैं। मुझे हाँ, मैसेजिंग सेम है। मुझे ये बताएं कि सरकार का क्या अंदाज है फिलिस्तीन के लिए? भाई आपकी क्या धारणा है, आपकी क्या धोरण है, आप बताइए ना। क्या आप कहते हैं कि फिलिस्तीन में जाकर के सबको मार देना चाहिए, सबको उड़ा देना चाहिए? क्या ये कहते हैं आप लोग? अरे भाई, सरकार का भी वही स्टैंड है। संविधान इसमें कहां से आ गया? आपका स्टैंड विपरीत है तो आप स्टैंड बदल दीजिए। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के सप्रा साहब ये पूछ रहे हैं कि इस फिलिस्तीन के, एक मिनट मेरी बात नहीं, मैं एक बात और कह दूं, एक बात और कह दूं, एक बात और फिर आप दोनों का उत्तर। हाँ। देखिए, आज योगी आदित्यनाथ में उत्तर प्रदेश में हाउस के अंदर खड़े होकर के क्या कहा कि सेक्युलर शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द ये संविधान में नहीं था, इसको बाद में जोड़ा गया। ये मूल जो संविधान था उसमें नहीं था, इसलिए हमको उसका हम उसको चाहते नहीं है, ये उन्होंने कहा। अगर आपको ये शब्द से नफरत है, सेक्युलरिज्म से, अगर आपको धर्मनिरपेक्षता से नफरत है, तो आपकी मेजॉरिटी है ना लोकसभा के अंदर, आपकी मेजॉरिटी है ना राज्यसभा के अंदर, तो बदल दीजिए। क्या भारतीय जनता पार्टी इसको बदलना चाहती है? क्या आपका ये अंदेशा है? इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान जो है वो तार तार हो रहा है। आपकी जो नियत और नीति में खोट है।
हाँ, ठीक है। रामकृपाल सिंह जी, ये जो पूरा मामला चल रहा है कि संविधान पे जिस तरह की बातचीत निकल कर सामने आ रही है कि संविधान के इतिहास को कुरेदा जा रहा है कि संविधान को में किनको यकीन है, किनको यकीन नहीं है, ये सवाल उठाया जाता है। क्या ये फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन संविधान को लेकर डिसाइड करेगा ये? देखिए लक्ष्मण जी, जब आपके पास वर्तमान और भविष्य की चुनौतियों से लड़ने के बारे में अगर कंफ्यूजन हो तो बहुत आसान तरीका होता है कि आप अतीत से कुछ चीजें ले आइए और उस पर बहस कीजिए। मैं अभी सुन रहा था, मैं केवल एक बात कहूंगा। एक शेर है, उसकी एक लाइन है, अब न वो तू है न वो मैं हूं न वो माजी है फराज, अब न वो बीजेपी है न तब की कांग्रेस है, न आज जो स्थितियां हैं वो भी पहले की नहीं है। बेहतर तो ये होता कि ऐसे मौके पर सिर्फ एक इसे उठाया जाता कि संविधान में जितने भी संशोधन अब तक हुए हैं, जिन लक्ष्यों के लिए वे हुए थे, चलिए उनकी हम समीक्षा कर लें। क्या उससे समाज को बेहतर मतलब कोई गति मिली है या वो अवरोध के रूप में है? 100 करीब 100 के ऊपर करीब जितना भी होगा, इतनी बार बदला गया है। दूसरी बात, सप्रा साहब कह रहे थे कि संविधान में संशोधन अच्छी चीज होती है, तो अगर बीजेपी के कुछ बड़बोलों ने कह दिया था कि संविधान बदलेंगे, तो बदलने का मतलब आप खत्म होना मानते थे। फिर यह प्रचार क्यों किया कि यह संविधान को खत्म कर देंगे? खत्म करने की बात किसने कही थी? संविधान तो एक जीवंत चीज है और समय और समाज के हिसाब से उसमें परिवर्तन होंगे। एक चीज जो मैंने कहा था, जैसे आशु जी कह रहे थे, अच्छी बात है, मैंने वो किताब गोलवलकर जी की, मैं केवल इतना ही कह रहा हूं कि देखिए, न तो यह सन 62 का जनसंघ है, न यह सन 62 की कांग्रेस है। आप दोनों को देख लीजिए। जनसंघ का नारा था, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर में दीपक, जनसंघ की निशानी। मैं समझता हूं हर हाथ को काम और हर खेत को पानी, आज ये कांग्रेस का भी सोशलिज्म रहा। लेकिन देखिए, इंदिरा गांधी के जमाने में ही मंडल ने अपनी रिपोर्ट दे दी थी। इंदिरा गांधी ने मंडल की रिपोर्ट को बिल्कुल डस्टबिन में डाल दिया था। नेहरू जी हमेशा से खिलाफ रहे रिजर्वेशन के, राजीव गांधी ने पूरा भाषण दिया। आज वो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि ये पिछड़ा समाज का सेक्रेटरी क्यों नहीं बना? अरे भैया, इसलिए नहीं बना। तो मैं ये कह रहा हूं कि आज की कांग्रेस न वो कल की कांग्रेस है, न आज की बीजेपी कल की बीजेपी है। ये जनसंघ नहीं है। दोनों को फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आने वाली चुनौतियों बिल्कुल इसे हम कैसे निपटारा करें। जी बिल्कुल, इसी फॉरवर्ड मुद्दे पे बातचीत करेंगे। आशुतोष जी, संविधान को आपने भी काफ़ी पढ़ा है, इसका काफ़ी व्याख्या अलग अलग मौके पे आपने की है। संविधान की कई सारी बातें हैं जो अभी भी हम लोग 75 साल बाद भी लागू करने से काफ़ी कोसों दूर हैं। अब बहुत ही सीधा सा है कि जो डायरेक्टिव और प्रिंसिपल पे जाएं तो वहाँ पे आप देखिए आर्टिकल 36 से 51 तक कई सारी बातें कही गई हैं, उनमें से कुछ एक भी लागू हो जाती तो शायद बहुत ही क्रांति आई थी समाज में। आप आर्टिकल 38 को देखिए जो कह रहा है कि सोशल ऑर्डर को आप सिक्योर करिए ताकि लोगों का कल्याण हो सके। आर्टिकल 39 कह रहा है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क की बात करिए। आर्टिकल 44 कह रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड लाइए। इस तरह की जो बातें हैं, इस तरह की बातों पर क्यों नहीं बहस करना चाहती? कांग्रेस विपक्ष में है, एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाए और ये मांग क्यों न करे सरकार से? देखिए लक्ष्मण जी, संविधान का सवाल किसने उठाया? राहुल गांधी ने उठाया। भारतीय जनता पार्टी उस पर बहस करने के लिए तैयार हुई कि नहीं? मजबूर हुई कि नहीं मजबूर हुई? कास्ट सेंसस का मुद्दा पे मजबूर कर लिया जाए। एक मिनट, कास्ट सेंसस का मुद्दा किसने उठाया? राहुल गांधी ने उठाया। और आरएसएस को पलक्कड़ की बैठक के बाद मजबूर होकर कहना पड़ा कि हाँ, हम कास्ट सेंसस के पक्ष में है। विपक्ष इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता है। देखिए, अभी रामकृपाल जी ने एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा ये आज की बीजेपी, आज का जनसंघ भी नहीं और आज की कांग्रेस, बिल्कुल उनकी बात सही है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि जो आज की बीजेपी है, इस बीजेपी को 1985 में दीनदयाल उपाध्याय का जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का डॉक्यूमेंट, जिसको उन्होंने ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर एक्सेप्ट किया है, और जो बीजेपी का विचारधारात्मक अपना दस्तावेज है जिसकी वो कस्में खाते हैं, उसको फौरन डिसोन कर देना चाहिए।
क्योंकि दीनदयाल उपाध्याय अपनी किताब में लिखते हैं, धर्मराज्य की स्थापना की बात करते हैं। वो भारत के संविधान में कहां से धर्मराज्य आ जाता है? वो कहते हैं कि जिसके साथ धर्म है वो संसद भी उसको चैलेंज नहीं कर सकती है, उसको मेजॉरिटी भी चैलेंज नहीं कर सकती है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, जब वो धर्मराज्य की बात करता है और कहता है कि भारत का जो संविधान है वो भारत की एकता को नुकसान पहुंचा रहा है, वो भारत के फेडरल स्ट्रक्चर से नाराज दिखाई पड़ते हैं, भाई ये बीजेपी का ऑफिशियल बीजेपी इसको डिसोन कर दे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक क्या है, बीजेपी दीनदयाल उपाध्याय के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को डिसोन करेगी? नहीं करेगी डिसोन। तोहिन सिन्हा साहब इस पे कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन छोटा सा ब्रेक लेने का वक्त आ गया है। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपके इस बातों पे तोहिन सिन्हा साहब का रिएक्शन लेंगे। फौरन बाद लौटते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं CNBC आवाज़ अड्डा में। आज चर्चा हम लोग कर रहे हैं कि संविधान दिवस पर चर्चा के दौरान आखिर सियासी आरोप प्रत्यारोप क्यों हो रहा है, क्यों ये मजबूरी है, और संविधान को लेकर के किसका कितना भरोसा संविधान पे। ब्रेक पे जाने से पहले आशुतोष जी ने एक बड़ी बात कही और कहा कि भाजपा के डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि वो धर्मराज की स्थापना करना चाहती है, और इस पर बोलना चाह रहे थे तोहिन सिन्हा साहब। उनको मैंने उस वक्त रोक दिया था। तोहिन सिन्हा साहब क्या कहेंगे इस पर? देखिए, हमारे लिए धर्म का तात्पर्य जो है वो मर्यादा से होता है, एक मर्यादित जीवन से होता है, और हमारे लिए धर्म का मतलब है राष्ट्र धर्म, और राष्ट्र धर्म के लिए हम जीते हैं, राष्ट्र धर्म के लिए मरते हैं। क्या आशुतोष जी बताएंगे कि कोई विशेष धर्म के बारे में लिखा हुआ है? राष्ट्र धर्म के बारे में लिखा हुआ, और राष्ट्र धर्म ने कहा था कि कश्मीर में आर्टिकल 370 को निरस्त करिए, हमने किया। राष्ट्र धर्म में लिखा है कि यूसीसी इस देश में आना चाहिए, हम लेकर आएंगे। राष्ट्र धर्म में लिखा था कि CAA होना चाहिए, हमने किया। तो देखिए, धर्म जो है, अगर धर्म की परिभाषा, धर्म का तात्पर्य आप देखें, हमेशा से हिंदू समाज में, हिंदू मान्यताओं में उसका तात्पर्य जो है वो मर्यादा से है, वो आपके कर्तव्यों, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति आपके कर्तव्यों से है। तो धर्म का मतलब सनातन धर्म नहीं है, धर्म का मतलब हिंदू धर्म नहीं है। आशुतोष जी, क्या आप कहना चाह रहे थे? आप उंगली उठा रहे थे। राष्ट्र धर्म, मुझे लगता है कि ये बात घुमाने की कोशिश की जा रही है। मैं अगर अभी मेरे पास है इंटीग्रल ह्यूमनिज्म का डॉक्यूमेंट, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ भारत का संविधान भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। ये मैं डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की बात कर रहा हूं मैं, और मैं 100% श्योर हूं इस बारे में कि भारतीय जनता पार्टी के 99% प्रवक्ताओं ने इस डॉक्यूमेंट को नहीं पढ़ा है। मैंने 10 बार पढ़ा है। उसमें लिखा गया है कि इसमें भारत माता है कहां? इसमें तो बंग माता है, इसमें तो बिहार माता है, इसमें तो कलकत्ता माता है, इसमें उड़ीसा माता है, उसमें तेलुगु माता है, इसमें भारत माता कहां है? ये दीनदयाल उपाध्याय के शब्द, मेरे शब्द नहीं है। देखिए, उनका कहना है कि भारत को फेडरल स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, भारत को यूनिटरी होना चाहिए। एक मिनट आशुतोष जी, एक मिनट। मतलब आप समझते हैं, ये बात गोलवलकर भी अपनी किताब में लिखते हैं। आशुतोष जी, एक मिनट। देखिए, तोहिन सिन्हा साहब कुछ बोल रहे हैं। बहुत हद तक ये जो आप बोल रहे हैं कि जो आशंकाएं जताई गई थी संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा, वो कश्मीर के विषय में थी कि एक देश में 2 विधान नहीं हो सकते, और वही चीज मैं बता रहा हूं बार बार आपके शो में कि बहुत सारी खामियां, बहुत सारी त्रुटियों को हमने सुधारा है। आगे भी यूसीसी लाकर, जो आर्टिकल 34 में मैंडेटेड है, आगे भी हम ये सुधार करते रहेंगे, और आप इसको रोक नहीं पाएंगे। आप लक्ष्मण जी, ऐसा करते हैं आशुतोष जी, एक मिनट आपको बता रहा हूँ। तोहिन जो कह रहे हैं उनसे आप सहमत नहीं है। एक बार राम कृपाल जी को बोलता हूँ, आपको जवाब देंगे जो आप कहना चाह रहे हैं। इस बात का स्पष्टीकरण बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत जरूरी है। दीनदयाल उपाध्याय के इंटीग्रल ह्यूमनिज्म में कहीं भी कश्मीर का जिक्र नहीं है, माफ करिएगा। पहले एक बार इंटीग्रल ह्यूमनिज्म को पढ़ लें। 4 दिन की व्याख्यान माला 1965 में पुणे में उन्होंने दी, 4 दिन बोला था, और तीसरे दिन उन्होंने सारी बातें कही हैं। ये जो इंटीग्रल ह्यूमनिज्म है, ये भारत के संविधान के खिलाफ है, और भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाता है, सेकुलरिज्म के सवाल पे, फेडरलिज्म के सवाल पे। इसमें कश्मीर का जिक्र ही नहीं, इसमें राष्ट्र धर्म का जिक्र है। इसका कहना यह है कि ठीक है आशुतोष जी, एक मिनट, क्योंकि बाकी वक्ता भी है, उनको भी बोलने का मौका दिया जाए। राम कृपाल सिंह, इस पे तो मामला फंस गया। तोहिन सिन्हा साहब जो कह रहे हैं उससे आशुतोष जी सहमत नहीं, आशुतोष जी जो कह रहे हैं उससे तोहिन सिन्हा साहब सहमत नहीं। आप ही एम्पायर की भूमिका निभाइए। मैं एक बात बता दूं, आशुतोष जी जो कह रहे हैं वो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, लेकिन सन 47 में, सन 52 में, उस समय जब देश आजाद हुआ था, बहुत सारे लोग ऐसे थे
जो किन्हीं बहुत सारी चीजों पर वो असहमत हुआ करते थे। लेकिन मैं जो आज कह रहा हूं कि उसके बाद से अगर आप देखिए जनसंघ बीजेपी बना, ये बीजेपी तो खैर बाद में, सबसे पहले जनता पार्टी बना वो, और जब जनता पार्टी बना तब भी यह सवाल उठाया गया था संघ को लेकर के, दोहरी संस्था का मामला था और संघ को कहा गया। तब जयप्रकाश नारायण ने यह बात कही थी कि अगर संघ राष्ट्रद्रोही है तो मैं राष्ट्रद्रोही हूं। उन्होंने इतना तक कह दिया था कि संघ को, और देखिए उसी सावरकर को इंदिरा गांधी ने बाकायदा वो चिट्ठी लिखी और उनको महान, मतलब भारत का एक सपूत बताया। बहुत सारी चीजें हुई हैं और ये जानिए उसके बाद जब बीजेपी दोहरी संस्था पर जनता पार्टी सरकार गिर गई, तब आपको याद होगा विजया राजे सिंधिया जी एक अलग लाइन ले रही थी और वाजपेयी जी, ये लोग जो थे वो गांधीवादी समाजवाद की बात कर रहे थे, याद कीजिए। तब से मैं फिर कहता हूं कि बहुत सारी अतीत में अगर देखेंगे तो दोनों तरफ से बहुत सारी विसंगतियां आई। जैसा मैं ये कह रहा हूं कि राजीव गांधी ने, आप ये देखिए, अगर 400 सीटें नहीं होती तो क्या साहबानों का मामला पलटते, लेकिन वही इतनी बड़ी गलती रही कि पूरे जो सांप्रदायिकता यहाँ पर बहुत स्थानीय लेवल पर थी वो राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय लेवल पर चली गई। और उसके चेन रिएक्शन देखिए, आप बाद में ताला खुलवाते हैं हिंदुओं को ठीक करने के लिए, और शिलान्यास करवाया, बूटा सिंह और एनडी तिवारी को भेजा कि जाके मंदिर का ताला खोलो और शिलान्यास करो। तो मेरा ये कहना है कि बहुत सारी पार्टियों ने वोट के हिसाब से बहुत सारी गलतियां की हैं, लेकिन अब समाज आगे बढ़ चुका है। अब 47 और हम लोग को भी समय है आगे बढ़ने का, अब इतिहास को रखने का बहुत वक्त नहीं रहा। बिल्कुल। कांग्रेस प्रवक्ता हैं चरण सिंह सापरा साहब, ये तो देखा आपने इतिहास पे किस तरह से वाद विवाद होता है, लेकिन रामकृपाल जी ने बड़ा अच्छा से इसको एक्सप्लेन किया कि इतिहास में बहुत लोग गलतियां करते हैं, बहुत कुछ बोल जाते हैं, लिख जाते हैं। अब समय है आगे बढ़ने का। तो मैं आपसे सवाल आगे बढ़ने के लिए बारे में पूछूं कि संविधान को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मैंने जिक्र पहले के सवाल में किया भी था, जो अभी भी लागू नहीं हुई है। जो डायरेक्टरी प्रिंसिपल की बात करें, इसके अलावा भी जुडिशियल एक्टिविज्म, कई बार विधायी काम नहीं ठीक से होता है तो न्यायपालिका ज़्यादा बढ़ चढ़ के भूमिका निभाता है, कई बार आपके क्षेत्र में चला आता है। तो ये सब मुद्दे क्यों नहीं हम लोग उस पर बातचीत करते हैं, उस पर क्यों नहीं बहस करते हैं, इस पर क्यों नहीं कोई आइडिया लेकर के हम लोग जाएं सरकार से मांग करें कि इसको आप लागू करिए? नहीं, देखिए, निश्चित रूप से रामकृपाल जी की बातों में मैं कुछ हद तक मैं उसमें सहमत हूं, लेकिन संविधान की आड़ में अगर नफरत की दुकान फैलाने का काम सत्ताधारी पक्ष करेगा तो निश्चित रूप से वो हमको जनता के सामने लाना पड़ेगा। जिस तरह से पिछले कई वर्षों में हम देख रहे हैं कि नफरत की दुकान किस तरह से फैल रही है, ये देश के लिए अच्छा नहीं है, देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छा नहीं है। नए मुद्दों की चर्चा करना किसकी जवाबदारी है भाई? ये तो सत्ताधारी पार्टी की जवाबदारी है ना। तो पार्लियामेंट तो सत्ताधारी पार्टी रोक रही है। पिछले हमने 15 दिन में देखा है कि दोनों हाउस के अंदर किस तरह से सत्ताधारी पार्टी नहीं चाहती कि भाई हाउस चले, और कोई ना कोई मुद्दों को ला करके हल्ला गुल करके वो सदन को चलने नहीं दे रहे थे। ये तो संविधान पर डिबेट जो कमिट करी हुई है वो आ गई तो ये सदन चल रहा है, नहीं तो इसी तरह से ये सारे सदन को गोल कर जाते थे। सत्ताधारी पार्टी ये तोहिन सिन्हा साहब, ये बड़ा इस गंभीर आरोप लग रहा है पिछले इस पूरे सेशन में, इस पूरे 1 मिनट सप्रा साहब, तोहिन सिन्हा साहब, ये बड़ा गंभीर आरोप लगता है कि सदन चलने देते ही नहीं है सत्ताधारी पार्टी, तो हम क्या बहस करें? देखिए, सदन बिल्कुल हम चलाना चाहते हैं। आपको यही सत्र है, बल्कि इससे पहले वाले सत्र में भी 12 साढ़े 12 बजे रात तक पहली बार आपने देखा होगा कि सदन बैठती थी, विवेचना होती थी, डिस्कशन होता था और उसके बाद बिल पारित होते थे। लेकिन हाँ, इस बार जो है कई पिछले 2-3 सालों से हम देख रहे हैं कि विदेशी ताकतों से प्रेरणा पाकर ये लोग जो है हर सेशन, हर सत्र के शुरू होने के पहले कुछ ऐसी बातें लाते हैं जिनसे भारत की राजनीति का कोई मतलब नहीं होता। आपने सवाल पूछा, उत्तर सुनिए। मैं ये पूछ रहा हूँ कि राहुल गांधी में ये कौन सा सवाल बोलने दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। पिछले सप्ताह कुछ बहुत ही गंभीर आरोप लगाए थे। मीडिया पार्ट नाम की एक एजेंसी ने, मीडिया पार्ट नाम की एक वेबसाइट ने, जो फ्रांस की वेबसाइट है, राहुल गांधी के ऊपर सीधा सीधा आरोप था। राहुल गांधी क्यों नहीं जवाब देते हैं?
सीधा आरोप था कि राहुल गांधी सोरोस और ओसीसीआरपी जो है देश के विरुद्ध काम कर रहे हैं। जब हिंडनबर्ग जो कि एक शॉर्ट सेलिंग गिरोह है, जो वो एक रिपोर्ट लेकर आती है जिसमें दूर दूर तक कहीं कोई जिक्र है ही नहीं प्रधानमंत्री का, राहुल गांधी प्रधानमंत्री को जवाबदेह ठहराते हैं। यहां सीधा सीधा राहुल गांधी पर आरोप था, वो क्यों नहीं जवाब देते हैं? क्यों उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी पात्रता है उनके अंदर कि वो जवाब दें उनके अंदर? तो देखिए इन लोगों को अपना आचरण बदलना पड़ेगा और इसीलिए प्रधानमंत्री ने देखिए अगर भारतीय जनता पार्टी को अब मेरी बारी है, सुन लीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लगता है कि विपक्ष जो है अपना कहीं बाहर से प्रेरित है, तो भाई सत्ता आपकी है, सारी एजेंसियां आपकी है। अगर आपको हमारे अंदर कोई गड़बड़ झाला नजर आता है, आप कार्रवाई करिए ना हमारे पे, आप सोरोस पे कार्रवाई करिए ना। आप अडानी को बचाना चाहते हैं, जो अडानी आपका फाइनेंसर है, आपकी एजेंसियां सब क्या कर रही हैं? अगर आपको हमारे ऊपर शक है तो तहकीकात करिए, लगाइए एजेंसियां हमारे ऊपर। क्या सरकार इतनी नपुंसक हो गई है क्या कि सरकार हमारे ऊपर खाली शाब्दिक वार करेगी, हमारे ऊपर एजेंसियों का वार नहीं होगा? अरे एजेंसियों का वार तो आप लोग करते आ रहे हैं। ठीक है, बस सपरा साहब चूंकि समय खत्म हो रहा है, हमारे पास कुछ और वक्त था, उनको समय दे दूं, फिर आपके पास एजेंसी वापरनी चाहिए ना। समय थोड़ा सा खत्म। रवि रंजन, आपसे मैं सवाल पूछूंगा। प्रधानमंत्री ने इस पूरे चर्चा के दौरान जो भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाया अलग बात है, लेकिन उन्होंने 11 संकल्प वहां पे दोहराए कि इस संविधान के 75वीं वर्षगांठ पे हम लोग को इसको फॉलो करना चाहिए। आप संविधान विशेषज्ञ होने के नाते, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर होने के नाते, आपको क्या लगता है ये 75वीं वर्षगांठ में संविधान के लिए 11 संकल्प काफी हैं, या फिर आपको लगता है कुछ मिसिंग है जिस पर फोकस नहीं किया जा रहा है? लक्ष्मण जी, इसमें मैं 2-3 बातें ऐड करना चाहूंगा। पहली बात यह है कि जो हमारा बहस हो रहा है अभी आपके चैनल पे या बाकी जगह, कई बार पार्टियां समझ नहीं पाती है कि ये उनके मैनिफेस्टो का बहस नहीं है, ये बहस संविधान के कंटेंट और संविधान बनाने वालों के इंटेंट के ऊपर है। संविधान, जब भी हम बात करते हैं संविधान के प्रावधानों की, तो 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटेंट, कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट। किस कॉन्टेक्स्ट में? तो इसी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से हमने अपने संविधान में जरूरत के हिसाब से अमेंडमेंट किया, पहला। दूसरा, जब संविधान बना था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये कहा था कि दुनिया का कोई भी संविधान सही नहीं हो सकता जब तक उसको चलाने वाले लोग सही नहीं हो। तो यहाँ जो एक नया आइडिया आ रहा है, न पक्ष इस बात पे बात कर रहा है, न विपक्ष बात पे कर रहा है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का जो क्राइसिस है, एक संवैधानिक नैतिकता की जो क्राइसिस है, उसको हम कैसे सॉल्व करें। अगर ये 2 दिन बहस करके ये तय कर लिए होते, और ये बिल्कुल जो अभी हमारा रूलिंग सिस्टम है, इसमें जो मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर है कि लेजिस्लेटिव, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव की अलग अलग दायरे हैं, और उन दायरों में रह के ही संविधान संबद्ध काम किया जाए तो ज्यादा अच्छा बात है। तीसरा जो मैं बताऊंगा कि तमाम जो लोकतांत्रिक सरकारें हैं, वो पिछले कुछ वर्षों में या कुछ दशकों में कह सकते हैं कि वो एग्जीक्यूटिव डोमिनेंस हो गई है, यानी कार्यपालिका का बहुत ज्यादा दखल हो गया है, और जो हमारी विधायिका है वो कहीं ना कहीं पीछे जा रही है। जैसे ये सारी चीजें हैं जहां पे हम लोगों को फिर से सोचना पड़ेगा। रवि, समय चूंकि हमारे पास काफी कम है, समय खत्म हो रहा है, तो आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे शो में जुड़ने के लिए और अपनी बातें यहाँ पे रखने के लिए। काफी अच्छा रहा आप लोगों से बातचीत करके डिबेट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि संविधान पे जो चर्चा है वो आगे सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ेगी। और इसी के साथ आवाज़ अड्डा में दीजिए इजाज़त। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।